किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताएं जो आप में है ही नहीं। सुप्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट प्रिया। नमस्कार। जी हाँ, बिहार बिहान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अपने इस कार्यक्रम में हम हर वो रंग लाने की कोशिश करते हैं जिन रंगों को हमारे जीवन में भी रहना बेहद ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि जीवन में अगर अच्छे विचार हों तो जीवन और भी खूबसूरत हो सकता है, क्योंकि जो भी बातें होती हैं, जो भी हमारे जीवन में होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिमाग, हमारे सोच से होती है। तो अगर हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो स्वाभाविक है कि वो वातावरण बहुत अच्छा होगा जहाँ हम हैं, जहाँ हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, और हमारा समाज उतना ही खूबसूरत होगा। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने अनमोल विचार से। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। एक ऐसे ख़ास मेहमान को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं जिनके बारे में जान करके हमें हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो एक ऐसे ही बेहतरीन आर्टिस्ट जिन्होंने अपने जीवन में संगीत के 7 सुरों को बिल्कुल पिरो लिया, और ये 7 सुर जो है वो इनके लिए इनकी सांसों की तरह है, इनके रूह में बसी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जाने माने कंपोज़र, अरेंजर, गज़ल गायक सीताराम सिंह जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सीताराम जी, आपके हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा अभिनंदन। और आज इस कार्यक्रम में बहुत अंतराल के बाद, चूँकि जो हमारे बीच जो एक बहुत बड़ी कोविड की ये त्रासदी आई, उसने बहुत कुछ उथल पुथल कर दिया। उस बीच में बहुत कुछ बदलाव आए, फिर भी हम और आप आमने सामने हैं आज। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। और दूरदर्शन और प्रसार भारती का मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल। और कहते हैं ना कि सुर के साथ अगर साज हो तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो हमारे साथ गिटार पर हैं कुमार सौरभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं तबले पर हैं चंदन कुमार ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आप हमारे आज के मेहमान से आपको अंदाज़ा तो अब लग ही गया होगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है वो बिल्कुल संगीत में सराबोर होने वाला है। तो सबसे पहले सीताराम जी, मैं चाहूँगी कि हमारे बातों का सिलसिला हो, पर उससे पहले क्यों ना एक आप ही की कॉम्पोजिशन की कोई एक ऐसा भजन आप हमें सुनाएं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। प्रिया जी, मैं एक कंपोजिशन सुना रहा हूँ जी। अपने कंपोजिशन सुनाने के अभी वक्त है, मगर मुझे जो बहुत बचपन से, बहुत छोटपन से ये कंपोजिशन बहुत अच्छा लगा है भजन का। जी। एक ज़माने में बहुत मशहूर कलाकार हुआ करती थी माणिक वर्मा। बहुत कम लोग जानते हैं, जो पुराने शास्त्रीय संगीत के श्रोता हैं वो उनको याद होगा। माणिक वर्मा ने एक मीरा का भजन गाया था। जिस तरह कुछ कुछ भजन लोकप्रिय होता है, भीमसेन जोशी का जो भजे हरि को सदा, बहुत सारे लोग गाते हैं। माणिक वर्मा का ये भजन मीरा का बहुत पॉपुलर हुआ था, खूब रेडियो से बजा भी था। मैं वही सुना रहा हूँ आपको। मैं तो सांवरे के रंगराजी, मैं तो सांवरे के रंगराजी, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची रे, मैं तो सांवरे के रंगराजी, मैं तो सांवरे के रंगराजी।
की संगति गई कुमति लई, साधु की संगति भगति रूप भई साची, भगति रूप भई साची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सो बाँची रे, मैं तो सांवरे मैं तो सांवरे सब जग खारो लागत, उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची, और बात सब काची। मीरा से गिरधर लाल सो, मीरा श्री गिरधर लाल सो, भगति रसीली जाची रे, मैं तो सांवरे मैं तो सांवरे मैं तो सांवरे बहुत ही खूबसूरत भजन है। और मीरा के भजन मतलब सुन कर के, और ये जो आपकी कॉम्पोजिशन जो आपने बचपन से सुना, कहते हैं कि वो जो बातें आती है जब पहले से ही कुछ खूबसूरत सी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में होती हैं, तो आने वाले समय में भी हर वो सोच जो है ना वो बिल्कुल खूबसूरत वैसे ही बनने की चाह बनती ही रहती है। और इस तरीके से आपके जितने भी कॉम्पोजिशंस जो हमने सुने हैं उसमें वो खूबसूरती दिखती है। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ये इत्तेफाक कैसे हुआ संगीत के क्षेत्र में आने का? प्रिया जी, संगीत के क्षेत्र में आने की शुरुआत वैसे सच कहें तो जो भी बच्चा इस धरती पर आता है उसमें कुछ न कुछ होने की शुरुआत होती है। ये अलग बात है कि हम लोग कई वजहों से जो बड़े होते हैं उसको नज़रअंदाज करते हैं, मगर वो कुछ न कुछ बच्चा ख़ास, हर बच्चा जो पैदा होता है वो मनुष्य का बच्चा ख़ास होता है और उसमें कोई ना कोई प्राकृतिक खूबियाँ होती हैं। जैसे कोई चित्रकला में हो जाता है, पेंटर हो जाता है, तो मुझको भी कुछ ऐसा था कि गाने की रुचि थी, गाना अच्छा लगता था सुनने में। और जैसे हर बच्चा ताल पे कोई थिरकता है, कोई गाता है, कोई, तो मैं गाना सुनता था तो खड़ा हो जाता था। और शुरुआत जो है बचपन में, जैसे हर किसी के, जो लोग घरानेदार म्यूजिशियन नहीं, हम लोग किसान परिवार से आते हैं। उत्तर बिहार के बेगूसराय ज़िले में एक गांव है मेरा, तो हमारे जो पिताजी और नाना ननिहाल वगैरह सब गृहस्थ परिवार के लोग थे। घर में गाना बजाना था नहीं, लेकिन जैसा कि हर किसी के ऐसे जो भी लोग हैं उनकी शुरुआत फिल्मी गीतों से होती है, तब भी होती थी, आज भी होती है। उस ज़माने में हम सहगल को सुना करते थे। मैंने तो सहगल को उनकी ज़िंदगी में नहीं सुना, मगर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल शामिल रहे बचपन से। तो इस तरह से फिल्मी गीत गाते 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 मेरे संगीत का सफ़र जो है वो शुरू हो गया। और धीरे धीरे शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा। वो रेडियो में आने के लिए, रेडियो में आने की ख्वाहिश थी और था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा तो उसके लिए पहली सीढ़ी है रेडियो, वहाँ जाने के लिए सीखना पड़ेगा क्लासिकल म्यूज़िक। तो इस तरह मैं क्लासिकल म्यूज़िक में आया और क्लासिकल सीखते सीखते आज जो मुझे आप देख रही हैं बस वहाँ हूँ।
जी, ये जो इच्छा होती है और उसको पूर्ण करने के लिए जो परिवार का एक सहयोग होता है, वो सहयोग आपको मिला आपके परिवार से। ये बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे हुनर होने के बावजूद भी लोगों को वो मिल नहीं पाता है। लेकिन ये आप पे ईश्वर की कृपा रही और आप जैसे कलाकार हमारे इस कार्यक्रम में हैं, हमारे हमारे बीच हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब तक के जो सफ़र में आपने बहुत सारे कॉम्पोजिशन किए, लेकिन वो कॉम्पोजिशन जो आपको हमेशा ये लगता है कि ये मेरे दिल के बड़े करीब है। ये बड़ा कठिन सा प्रश्न है, क्योंकि आपके लिए तो सब बराबर ही होंगे, लेकिन कोई ऐसा कॉम्पोजिशन जो आपके दिल के बड़े करीब है। देखिए, दिल के करीब तो सही कहा आपने कि कंपोजिशन जो होता है वो एक सृजन होता है, एक सृष्टि होती है। जी। जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो उस सोचने में बेहतर और बेहतर से बेहतर सोचने की कोशिश करते हैं। अ, जो श्रोता और दर्शक जनता तो बाद में आती है, पहले जो सृजन करता है वो अपना बेहतर सोचता है और उसी तरह से वो सृजन करता है। तो इसलिए वो दिल के सबसे ज़्यादा करीब, जैसे माँ बाप के लिए कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो ज़्यादा करीब हो और कोई जी, जी। दूर हो, तो इसी तरह से कंपोजिशन ज़्यादा करीब और नहीं नहीं करीब का नहीं सवाल है। हाँ, कुछ कंपोजिशन ऐसे हैं जो मुझको लगा कि हाँ, मैंने ये कुछ किया, ज़्यादा कुछ किया है। मैं चाहूँगी कि उन्हीं में से कोई एक आप ज़रूर एक हमें सुनाएं। गुलाब का मौसम जी। एक निकला था HMV में, एक मेरा रिकॉर्ड निकला, एल्बम निकला था। जी। तो उसमें 8 गज़लें हैं। कुछ मेरी हैं, कुछ हमारे साथी एक हैं, आज भी हैं, अंजन चटर्जी, जो भी अब इस शहर में नहीं रहते हैं मगर हैं। तो हम लोगों ने डुएट गाया है और कुछ सोलो हैं हमारे। जी। उसमें सभी कंपोजिशंस बहुत अच्छे हैं, मगर एक कंपोजिशन जो बहुत पॉपुलर हुआ वो मैं सुना रहा हूँ। और उसकी ख़ासियत यह है कि मिर्ज़ा गालिब को छोड़कर बाकी सभी शायर जो हैं वो बिहार के हैं। वाह। आ गया फिर गुलाब का मौसम, आ गया फिर गुलाब का मौसम, छल के शराब का मौसम, आ गया फिर गुलाब का मौसम। निखरा सा हुस्न फूलों का, निखरा सा हुस्न फूलों का, बूए गुल के शबाब का मौसम, बूए गुल के शबाब का मौसम, छल के शराब का मौसम, आ गया फिर गुलाब का मौसम। मैं कशों गिन के
मत उठाओ जाम मैं कसूंगी के मत उठाओ जाम ये तो है बेहिसाब का मौसम ये तो है बेहिसाब का मौसम छल के शराब का मौसम आ गया गुलाब का मौसम आ गया गुलाब का मौसम आ गया गुलाब का मौसम। बात करें आपके सोलो सिंगिंग की बात करें, डुएट सिंगिंग की बात करें तो बहुत सारे जैसे कि आप खुद उस श्रेष्ठ उस जगह पर हैं जहाँ पर आपके साथ आपकी कॉम्पोजिशन को गाने के लिए लोग इच्छुक रहते हैं, तो ऐसे में HMV के माध्यम से आपका भोजपुरी फोक आया था, तो मैं चाहूँगी कि उसमें से कोई चुनिंदा आप जो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनाना चाहें। उसमें ऐसा है कि ये आज की बात है जो आप कह रही हैं, और ये HMV में रिकॉर्ड तब हुआ था 1972 जी। और उसका एक छोटा सा किस्सा ये है कि शारदा सिन्हा जो जिनको अभी पद्म भूषण मिला हुआ है, हम लोग एक ही साथ म्यूज़िक में स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त। तो सबसे पहले शारदा जी को HMV से कॉल आया और उन्होंने HMV में मुझे ले जाकर इंट्रोड्यूस किया और 2 गाने उनके साथ डुएट हुए थे जी। मुझे ये कहने में कोई मतलब बहुत परहेज नहीं है कि HMV में जिस तरह की आवाज़ चाहिए फोक म्यूज़िक की, तो उस वक्त मतलब मुझे छांट दिया गया था कि नहीं, ये आवाज़ जो है वो लोकगीत के लिए उपयुक्त नहीं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मेलोडियस है, लोकगीत में इतना मेलोडियस नहीं चलेगा। कंपनी ने ये कह के मुझको रिजेक्ट किया था। तो वहाँ एक संगीतकार थे बहुत बड़े जो फिल्मों में नहीं उतने आए, शायद नहीं ही आए, मुरली मनोहर स्वरूप, जो मुकेश का रामायण वगैरह जिन्होंने गवाया था, और HMV में वो उस वक्त रिकॉर्डिंग मैनेजर थे, बम्बई से आए थे। जी जी। तो उन्होंने लड़ भिड़ के मेरा ये 2 गाना शारदा जी के साथ रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड होने के बाद बहुत पॉपुलर हुआ। उस ज़माने में 1972 में मुझको करीब 6,000 रुपये रॉयल्टी मिली थी, 1.25% के हिसाब से, रिकॉर्ड के दाम के हिसाब से। सोचिए इतना पॉपुलर हुआ था जी। वही गीत मैं सुना रहा हूँ। विविध भारती से बहुत बजा, काफ़ी रिकॉर्ड की बिक्री हुई थी। ये लिखा है इसको डॉक्टर शांति जैन, जो हमारे बीच नहीं है, उनको भी पद्मश्री मिला है। हम लोग सब एक साथ के लोग थे और हैं, शारदा जी, शांति जैन, मैं, सब एक साथ काम करते थे। तो ये गाना सुनिए, ये डुएट है शारदा जी के साथ। बलमू ना जइह विदसवा नाही त जानीह, बलमू ना जइह विदसवा नाही त जानीह, हम न जियब तहार क्रिया हो, बलमू जइह न विदसवा हमार क्रिया, बलमू ना जइह विदसवा नाही त जानीह, हम न जियब तहार क्रिया हो, बलमू जइह न विदसवा हमार क्रिया, जाए न देव मोरी धनिया बांध के लाइब, जाए न देव मोरी धनिया बांध के लाइब, अंगिया लहंगा चुनरिया हो धनिया, जाए न देव नौकरिया,
हमका ना चाहे पिया अंगिया चुनरिया, हमका ना चाहे पिया अंगिया चुनरिया, देखब तोहरी सूरतिया हो बलमु जैना विदेशवा क्या बात है, हमार बहुत खूब। पिया। विनती करीला तो से ए मोरे सैया, विनती करीला तो से ए मोरे सैया, लैहा नाही सवतिया हो बलमु जैहा न विदेशवा हमार पिया। नाही रे धनिया करब हम कैसे, नाही रे धनिया करब हम कैसे, ऐसन भारी विपतिया हो धनिया जाय न देव नौकरिया तोहार किरिया। बलमुना विदसवा नाही का जानिया, हम न जियब तोहार किरिया हो बलमु जैना विदसवा हमार किरिया। धनिया जाय न देव नौकरिया हमार किरिया हो बलमु जैना विदसवा हमार किरिया। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बिल्कुल मन झूम गया। और भोजपुरी के बाद मैं चाहूँगी कि मैथिली, जो कि उसमें भी आपने कंपोज किया है, खुद भी गाया है, तो मैं चाहूँगी कि उसे ज़रूर सुनाएं। ये मैथिली में ख़ास तौर पर नया गीत नहीं गाता हूँ। मैथिली, चूँकि मैं उत्तर बिहार का हूँ तो मैं विद्यापति मानता हूँ जी कि की। मैथिली मेरी भाषा है, और इसमें मैं विद्यापति की रचनाएं ही अभी तक मैंने गाया है। जी। कंपोज किया है और कुछ से ललका पाग फिल्म वगैरह कंपोज किया है, उदित नारायण और बिहार के कुछ कलाकारों ने गाया है, और मैं खुद विद्यापति ही गाता रहा हूँ अभी तक। जी। एक रिकॉर्ड हुआ था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड 77 में। उसके बाद मैंने नैन न तिरपित भेल, एक दूरदर्शन पटना से मेगा सीरियल चला था, जी। उसमें भी ये गीत गाया था। ये रचना बहुत ही मशहूर है और पारंपरिक है, इसलिए अपना कंपोजिशन कहना मुझे नहीं लगता है कि मेरा है, जी। ये पारंपरिक है, मगर मैं गाता हूँ इसको। जी। कखन हरबा दुख मोरे भोला ना, कखन हरबा दुख कखन हरबा दुख मोरे भोलानाथ, कखन हरब दुख दुख ही जन्म भेल, दुख ही गमाल, दुख ही जन्म भेल, दुख ही गमाल, सुख सपने हो नहीं भेल भोलानाथ, सुख सपने हो नहीं भेल भोलानाथ, कखन हरब दुख आछत
हरब दुख कखन हरब दुख मोरे भोलानाथ कखन हरब दुख कखन हरब दुख कखन हरब दुख कखन हरब दुख मोर। विद्यापति जी की हर एक रचना उतनी ही खूबसूरत है और आपकी सुमधुर आवाज़ में ये सुनकर के और भी खूबसूरत लग रहा है। बात करें 2019 की, जिसमें आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिटी आइकॉन चुना गया, इस विषय में जानना चाहूँगी। असल में ये तो चुनाव आयोग का निर्णय था और यहाँ से उस वक्त के जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने कैसे कैसे मेरा नाम पता किया और रिकमेंड किया और चुनाव आयोग ने मुझे चुन लिया। उसमें मेरी क्या भूमिका थी, मैंने उसके बाद चुनने के बाद चुनाव आयोग ने जो कार्यभार मुझको सौंपा, जो भी आज तक चुनाव आयोग की तरफ से कार्यभार मुझको मिलता है मैं उसका निर्वहन करता रहता हूँ, बस यही कह सकता हूँ। जी, चूँकि आप इतने वर्षों से और यूँ कहें कि शुरुआती दिनों से ही आप संगीत में हैं, तो संगीत के बारे में जो लोग, ऐसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ संगीत से जुड़ने के बाद क्या कुछ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये इस पर मेरे ख्याल से जो हमारे पास समय की अभी स्थिति है तो इस पर थोड़ी लंबी बातचीत करने की ज़रूरत है, जो फिर कभी हम लोग अगर मिलेंगे तो करेंगे दूरदर्शन के माध्यम से। जी जी। सिर्फ इसी पर कार्यक्रम हो तो बात हो, लेकिन हाँ। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि संगीत से जिनको भी जुड़ना है वो तो स्वतः स्फूर्त, अगर आप समझते हो कि आप संगीत से जुड़ सकते हैं, आप कैसे समझेंगे? जब दूसरे लोग आपको सुनकर ये कहें कि भाई आप बड़ा अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, उस वक्त तक आपको नहीं पता है कि आपको सीखना चाहिए कि नहीं। जी। लेकिन जब आपको ये कहना शुरू करें लोग, वैसे लोग, बहुत सारे लोग मित्र, ये कॉमन रूम में कॉलेज में भी कहा जाता है, लड़के लड़कियां कहते हैं अरे यार गाओ ना, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया गाते हो। तो कई बार मजाक में भी लोग एक दूसरे का मजाक बनाने के लिए भी कहते हैं वो बहुत अच्छा नहीं गाता है, शायद वो रेखता होगा, लेकिन दोस्तों ने मजाक बना लिया और उसको, ऐसा नहीं। वो आपको जब लगे कि आपको लोग तारीफ कर रहे हैं, आप जाते हैं रास्ते से गुजर रहे हैं, ए भाई सुनो सुनो बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी, ज़रा एक गाना सुनाओ तो। जब ऐसा आपको कहा जाने लगे तो आपको सीखना शुरू करना चाहिए जी। और गुरु की तलाश आप वैसे करें, ऐसा नहीं कि वहाँ डिग्री मिल रही है और वहाँ बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे। गुरु का गाना आपको पसंद होना चाहिए। जी जी। जिस गुरु का गाना आपको पसंद नहीं है, आप ज़बरदस्ती सीखे जा रहे हैं, आप ज़्यादातर अभी ऐसा ही हो रहा है। जी जी जी। तो मैं अपने दर्शकों से यही अपील करूंगा कि उनके बच्चे अगर उनमें टैलेंट है तो उन बच्चों को ये पूछें कि भाई आपको अरिजीत सिंह जैसा गाना पसंद है तो वैसा गुरु खोजने की कोशिश करिए जो क्लासिकल, जो शास्त्र भी सिखाए और उनको जो वो गाते हैं उसको भी एक्सपोजर दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये जानना चाहूँगी हमारे दर्शक भी कि बहुत सारे आपने कॉम्पोजिशन किए, अरेंज किया, साथ ही साथ खुद गाया भी। आने वाले समय में क्या कुछ आप हमारे लिए लेकर के आने वाले हैं? आने वाले समय में तो अब देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल, बहुत सारे काम चल रहे हैं, जब वो फ्लोर पे आएगा तभी बताना अच्छा होगा मेरे ख्याल से। जी। क्योंकि जो आने वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनते बनते रह जाती हैं, उसकी बहुत सारी अपनी मुश्किलें होती हैं। कभी जो बजट में जो चीज़ें बन रही हैं वो फेल कर जाता है, कभी वो इसलिए फ्यूचर में क्या क्या मैं करने वाला हूँ ये तो शायद मुझको लगता है कि जब वो आ जाए तभी बताना चाहिए। जी, तो मैं चाहूँगी कि कुछ भी जो कि हमारे दर्शक और मैं खुद भी पर्सनली चाहती हूँ कि कोई एक गज़ल आप हमें ज़रूर सुनाएं। एक गज़ल है जो मैंने कोरोना काल में
एक दूरदर्शन पे भी पोस्ट किया था और ये अपने घर से ही रिकॉर्ड करके, जी जी। और काफ़ी फेसबुक पे इसकी चर्चा हुई, वो सुनिए। हाँ भैया, सी मेजर का कॉर्ड बना। जो मुश्किल में शरीके गम नहीं है, जो मुश्किल में शरीके गम नहीं है, मेरे साथी मेरे हमदम नहीं है, जो मुश्किल में शरीके गम नहीं है। उठाना गम का नामुमकिन है, लेकिन उठाना गम का नामुमकिन है, लेकिन हमारे हौसले भी कम नहीं है, हमारे हौसले भी कम नहीं है, मेरे साथी मेरे हमदम नहीं है, जो मुश्किल में शरीक है गम नहीं है। क्या बात है। ये माना, ये शेर गौर करिएगा, बिल्कुल। ये माना एक से है एक बेहतर, ये माना एक से है एक बेहतर, मगर हम भी किसी से कम नहीं है, मगर हम भी किसी से कम नहीं है, मेरे साथी मेरे हमदम नहीं है, जो मुश्किल में शरीके हम नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूब। बात करिए इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की, तो उसमें भी आप वर्तमान समय में वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो शायद समय सीमा से हम बंधे हुए हैं, इसलिए बहुत सारी बातें हमारी और भी करेंगे, लेकिन अभी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए सीताराम जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी और दूरदर्शन का भी और प्रसार भारती का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे यहाँ ये आज मौका दिया। और नमस्कार। साथ ही साथ आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ये अपना कीमती वक्त है हमारे इस कार्यक्रम को दिया। तो दर्शकों, आज का ये हमारा अंक आपको कैसा लगा, आप ज़रूर लिख भेजिए हमारे पते पर। इसके लिए आप हमारा पता नोट कीजिए, पेपर पेन उठाइए, मोबाइल उठाइए और हमारे पता को नोट कीजिए। हमारा पता है बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com।